हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने बात करी थी बीटा क्षय यानी कि बीटा डीके। दो प्रकार का होता है, धनात्मक बीटा क्षय और ऋणात्मक बीटा क्षय। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे उसी का एक छोटा सा रिलेटेड टॉपिक जो है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी किसी रेडियोएक्टिव नाभिक से बीटा क्षय होता है उस स्थिति में उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है और साथ में है एक एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो पार्टिकल भी उत्सर्जित होते हैं। तो ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की परिकल्पना किस प्रकार से हुई इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और साथ ही हम गामा क्षय के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन गाइस। तो वेरी फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे गाइस वो है न्यूट्रिनो की परिकल्पना। न्यूट्रिनो की परिकल्पना, न्यूट्रिनो की परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस ऑफ न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। देखिए, शुरुआत में बीटा क्षय को समझाने के लिए ये बताया गया कि जब भी बीटा क्षय होता है उस स्थिति में मूल नाभिक से एक उत्पाद नाभिक और साथ में इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन ही उत्सर्जित होते हैं। यानी कि किसी भी नाभिक को हम किस प्रकार से लिखते हैं, ZXA से। तो जब किसी नाभिक से धनात्मक बीटाशय या ऋणात्मक बीटाशय होता है, मान लेते हैं इसमें से बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है, उस स्थिति में जो नया नाभिक बनेगा उसकी परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके साथ ही एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि किसी नाभिक से धनात्मक बीटा क्षय होता है, बीटा प्लस डीके। तो इस स्थिति में जो नया नाभिक बनता है उसकी परमाणु क्रमांक 1 कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता और साथ ही एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो प्रारंभ में बीटा क्षय को समझाने के लिए केवल ये बताया गया कि जब भी किसी रेडियोएक्टिव नाभिक में से कोई बीटा क्षय होता है, धनात्मक बीटाशय या ऋणात्मक बीटाशय, तो उत्पाद नाभिक के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस थ्योरी के बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन को तो समझा सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमने बात करी थी कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और वापस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय एक फोटोन उत्सर्जित करता है जो उसी समय बनता है। ठीक इसी प्रकार बीटा क्षय के दौरान भी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जो है वो उसी समय बनते हैं जब ये बीटा क्षय हो रहा होता है। तो इसको समझाना तो संभव था, लेकिन इसके कुछ प्रेक्षण जो है उनको समझाना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है, रेडियोएक्टिव घटना, तो हमेशा विघटन की कुछ ऊर्जा रिलीज होती है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी विघटन ऊर्जा रिलीज होगी जो किसके बराबर होती है, डेल्टा mc स्क्वायर के बराबर होती है, डेल्टा mc स्क्वायर के बराबर। और डेल्टा m क्या होता है, यहाँ द्रव्यमान में कमी, जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्लियर? तो अगर हम इसके प्रेक्षण की बात करें, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन ही उत्सर्जित हो रहे होते हैं, तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि ये वाला नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफी भारी होगा। भारी होने के कारण हम अगर ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करें तो विघटन की ऊर्जा इन दोनों को प्राप्त होनी चाहिए और विघटन की ऊर्जा इन दोनों को प्राप्त होगी। इस स्थिति में हम ये देखते हैं कि ये नाभिक काफी भारी है तो इसकी गतिज ऊर्जा काफी कम होगी और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काफी ज्यादा होगी। यानी कि विघटन की अधिकांश ऊर्जा या मैक्सिमम विघटन एनर्जी केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को मिलेगी या केवल और केवल पॉजिट्रॉन को मिलेगी। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन यानी कि बीटा कण जो है उसकी ऊर्जा अधिकतम होनी चाहिए। उसकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि बीटा पार्टिकल का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होता है, इसकी ऊर्जा 0 से लेके अधिकतम के बीच होती है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाते थे। क्यों? इस स्थिति में अगर हम देखें कि केवल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का ही उत्सर्जन हो रहा हो तो संपूर्ण विघटन ऊर्जा केवल इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को मिलनी चाहिए थी। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की ऊर्जा अधिक ही होनी चाहिए थी, अधिकतम होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की जो ऊर्जा है यानी बीटा कण की जो ऊर्जा है वो 0 से लेके अधिकतम के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो पहली ये प्रॉब्लम आ गई। पहली प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम लिख लेते हैं। पहली प्रॉब्लम ये थी कि
इस स्थिति में बीटा कण की ऊर्जा लगभग विघटन ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। बीटा कण की ऊर्जा लगभग विघटन ऊर्जा के बराबर, अर्थात सदैव अधिक होनी चाहिए, सदैव मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बीटा कण की ऊर्जा शून्य से अधिकतम के बीच होती है, शून्य से अधिकतम के मध्य होती है, अधिकतम के बीच होती। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो क्या आई कि अगर हम केवल ये मानते हैं कि बीटा क्षय में एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन ही उत्सर्जित होता है, उसके साथ और कोई कण नहीं निकलता है, तो इस स्थिति में विघटन की अधिकतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को मिलनी चाहिए थी, मतलब इसकी ऊर्जा हमेशा मैक्सिमम होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम ये परीक्षण देखते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो 0 से लेकर अधिकतम के बीच में होती है। ठीक है, तो पहली यह घटना थी जिसको हम नहीं समझा पाए। दूसरी घटना की हम बात करते हैं जो है संवेग संरक्षण। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ऊर्जा संरक्षण जो है वो इसका पालन नहीं करता हुआ प्रतीत होता है। तो इसकी पहली प्रॉब्लम जो आई, इस पहली प्रॉब्लम का हम नाम दे देते हैं ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण, हमें ये लगता है यहाँ पे कि ऊर्जा संरक्षण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉब्लम किससे रिलेटेड आई? ऊर्जा संरक्षण से रिलेटेड। दूसरी प्रॉब्लम की हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब रेडियोएक्टिव नाभिक से बीटा क्षय होता है तो जो नया नाभिक बनता है और जो इलेक्ट्रॉन बनता है, प्रारंभ में रेडियोएक्टिव नाभिक स्थिर अवस्था में है, इसका मतलब इसका संवेग कितना है? 0। इसका जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, वो 0 है। और संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि अगर प्रारंभिक संवेग 0 है तो अंतिम संवेग का मान भी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अंतिम संवेग का मान 0 कब आएगा? जब हम यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं और उसको समझिए। मान लेते हैं हमारे पास कोई नाभिक X है और इस X नाभिक से दो नाभिक बनते हैं, दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो नाभिक Y बनता है और इसके साथ एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन रिलीज होता है जिसे हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। यही घटना होती है बीटा क्षय में कि X नाभिक से एक नया नाभिक Y बनता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। अब चूंकि इसका संवेग 0 है, प्रारंभिक संवेग इसका 0 है क्योंकि ये स्थिर अवस्था में है, और संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि प्रारंभिक संवेग का मान अंतिम संवेग के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर भी नेट संवेग क्या होना चाहिए? 0। और नेट संवेग 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इस नाभिक Y का और इस इलेक्ट्रॉन का संवेग एक दूसरे के बराबर दिशा में विपरीत होना चाहिए। मतलब ये Y नाभिक तो इस दिशा में गति करना चाहिए और इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करना चाहिए। दोनों के संवेग परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने चाहिए, तभी ये यहाँ पर भी नेट संवेग जो आएगा, अंतिम संवेग, वो किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। यही होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और ये जो Y नाभिक है वो एक दूसरे से अलग अलग कोण पर गति करते हैं। मतलब ऐसी प्रोसेस नहीं होती है, बल्कि प्रोसेस कैसी होती है? प्रोसेस ये होती है कि जब X नाभिक से कोई Y नाभिक, उत्पाद नाभिक Y नाभिक बनता है और जो इलेक्ट्रॉन बनता है, वो इलेक्ट्रॉन और Y नाभिक एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति नहीं करते, बल्कि अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं। किस प्रकार से गति करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, तो Y नाभिक अगर इस दिशा में गति कर रहा है, मान लेते हैं Y नाभिक इस दिशा में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी इस दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति नहीं करेंगे और किसी पर्टिकुलर एंगल पर गति करेंगे तो इनका नेट संवेग यहाँ पे 0 नहीं आएगा। और अगर नेट संवेग 0 नहीं आएगा तो संवेग संरक्षण का नियम का पालन नहीं होगा। तो ये दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम का नाम हम क्या रख सकते हैं? संवेग संरक्षण की प्रॉब्लम। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या, सेकेंड प्रॉब्लम है, वो है संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण की प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों प्रॉब्लम के कारण हमें ये पता लगा कि जब भी बीटा क्षय होता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के साथ कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल भी निकलना चाहिए, जिससे इसकी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को भी पालन कर सके और ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत का भी क्या कर सके? पालन कर सके। अब यहाँ पे देखिएगा, इस सबसे पहले 1930 में पाउली नामक साइंटिस्ट ने संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतों की पालना करने के लिए बताया
कि जब भी बीटा क्षय होता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के साथ कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल भी निकलता है जिसका द्रव्यमान न के बराबर होता है और जिसका आवेश शून्य होता है, और उसे सबसे पहले नाम दिया गया न्यूट्रिनो। क्या नाम दिया गया उसे? न्यूट्रिनो। तो सबसे पहले न्यूट्रिनो के बारे में डिस्कस किया था 1930 में पाउली नामक साइंटिस्ट ने। उन्होंने ये बताया कि इस प्रोसेस में ऊर्जा संरक्षण की भी प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रोसेस में संवेग संरक्षण की भी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि बीटा क्षय में इस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के साथ कोई अन्य पार्टिकल भी निकलना चाहिए जो ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण को समझा सके, और उसको नाम दिया गया न्यूट्रिनो। उसके बाद एनरिको फर्मी ने भी इसी के बारे में चर्चा करी, और फाइनली 1956 में 1956 में दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेंस एंड कोवन। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट रेंस एंड कोवन ने ऑफिशियली इन पार्टिकल्स को, न्यूट्रिनो को डिटेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो अब हम ये बात जान चुके थे कि भाई ऊर्जा संरक्षण की जब प्रॉब्लम आ रही है और जब संवेग संरक्षण की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिट्रॉन के साथ एक्स्ट्रा पार्टिकल भी निकलने चाहिए, और उन्हीं एक्स्ट्रा पार्टिकल को न्यूट्रिनो नाम दिया गया। और जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है पॉजिट्रॉन होता है, उसी प्रकार न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की परिकल्पना की जा चुकी थी कि भाई यहाँ पर न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी उत्सर्जित होंगे। अब इनके उत्सर्जन से ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, उसकी अभी अपन बात कर लेते हैं। तो इस पूरे को हम रफ कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको अभी रफ कर देता हूँ। ठीक है गाइस, चलिए तो हम ये देख लेते हैं कि न्यूट्रिनो की परिकल्पना से ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण में किस प्रकार से चेंजेस हुए। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा पार्टिकल भी निकलेगा जिसे एंटी न्यूट्रिनो, और यहाँ पे जो निकलता है उसे न्यूट्रिनो नाम दिया गया। ठीक है, अब समझिए ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार से। जब बीटा क्षय में इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेगा, तो इस स्थिति में विघटन की ऊर्जा केवल इलेक्ट्रॉन को न मिलके इस न्यूट्रिनो को भी मिलेगी, एंटी न्यूट्रिनो को भी मिलेगी। तो इसका मतलब ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो अब ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में बढ़ जाएगी, मतलब सारी की सारी ऊर्जा केवल इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हर समय मैक्सिमम नहीं होगी, इसकी वैल्यू 0 से लेकर अधिकतम के बीच कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे इस समस्या का समाधान निकल गया। दूसरी हम बात कर लेते हैं संवेग संरक्षण की। तो हमने क्या बात करी कि होता क्या है, किसी नाभिक X में से जब रेडियो एक्टिव विघटन होता है, बीटा क्षय होता है, तो जो नया नाभिक बनता है Y, और उसके साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति नहीं करते हैं, बल्कि किसी कोण पर गति करते। तो मान लेते हैं कि ये इस दिशा में गति कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा में गति कर रहा है। ऑलराइट, तो ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि इन दोनों का संवेग जो है वो एक दूसरे के बराबर और विपरीत नहीं होने के कारण नेट संवेग 0 नहीं आएगा। लेकिन बाद में जब ये परिकल्पना की गई कि इसके साथ और पार्टिकल भी निकलता है जिसे एंटी न्यूट्रिनो नाम दिया गया, तो मान लेते हैं कि वो दूसरा पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो है, वो ये वाला पार्टिकल है। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। मान लेते हैं जो दूसरा पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो, वो ये वाला पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो, और जब ये एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित होगा तो विघटन की ऊर्जा एंटी न्यूट्रिनो को भी मिलती है, तो ये भी गति करेगा, और ये इस प्रकार गति करेगा कि इन दोनों का संवेग P1 और P2, इन दोनों का जो नेट संवेग आएगा वो हमेशा ही P नेट, इन दोनों का नेट संवेग इस Y नाभिक के संवेग के बराबर और दिशा में क्या आएगा, विपरीत। तो ये दोनों एक दूसरे के संवेग को कैंसिल कर देंगे, जिससे अंतिम संवेग भी मेरे पास कितना आएगा, 0, और प्रारंभिक संवेग भी मेरे पास कितना आया, 0। तो इस प्रकार संवेग संरक्षण भी पॉसिबल हो पाएगा। क्या बताया मैंने, समझिए कि Y नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति नहीं करते, तो जब एक्स्ट्रा पार्टिकल उत्सर्जित होगा वो इस प्रकार गति करेगा कि इन दोनों का नेट संवेग इस दिशा में आएगा, और ये वाला इस Y नाभिक के संवेग के बराबर दिशा में विपरीत होने के कारण इन दोनों के संवेग को कैंसिल कर देगा, जिससे नेट संवेग 0 आएगा, जो प्रारंभिक संवेग के क्या आएगा, बराबर। तो इस प्रकार न्यूट्रिनो की परिकल्पना से संवेग संरक्षण की प्रॉब्लम और ऊर्जा संरक्षण की प्रॉब्लम, दोनों ही प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है गाइस। तो इसको आप अपने फेयर काम में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फेयर काम में लिख लीजिएगा गाइस। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट प्रकार के क्षय के बारे में, जो है गामा क्षय। तो इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ और हम बात करते हैं गामा क्षय यानी कि गामा डीके। तो हमारा ये जो क्षय वाले प्रोसेस में लास्ट पॉइंट आता है वो है गामा क्षय यानी गामा डीके। देखिए गामा क्षय बेसिकली क्या है।
हमेशा ही गामा क्षय मुख्य रूप से अल्फा और बीटा क्षय के बाद ही होता है। तो इसमें पहला पॉइंट मैं लिखा देता हूं इंपॉर्टेंट करके, ऑलवेज आफ्टर अल्फा एंड बीटा डीके। हमेशा ही अल्फा और बीटा डीके के बाद ही गामा डीके होता है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में कह सकते हैं, ऑलवेज नहीं कह के मोस्टली हम कह दें तो ज़्यादा बेटर। मोस्टली ये अल्फा और बीटा डीके के बाद ही होता है। अब होता क्या है सुनिए, कि कभी कभार नाभिक में से जब अल्फा क्षय होता है या बीटा क्षय होता है तो उस प्रोसेस में बनने वाले नाभिक की ऊर्जा कम होती है जिससे वो स्टेबल होता है। लेकिन कभी कभार अल्फा क्षय या बीटा क्षय होने के बावजूद भी बनने वाले उत्पाद नाभिक की ऊर्जा जितनी होनी चाहिए थी उससे थोड़ी ज़्यादा रह जाती है, और इस ज़्यादा ऊर्जा वाले नाभिक को हम उत्तेजित नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तेजित नाभिक का मतलब है, मूल नाभिक का मतलब है कम ऊर्जा वाला नाभिक। ठीक है, कम ऊर्जा वाला नाभिक। मूल नाभिक का मतलब है कम ऊर्जा वाला नाभिक, और उत्तेजित नाभिक का मेरा मतलब है अधिक ऊर्जा वाला नाभिक। उत्तेजित नाभिक से मेरा मतलब है अधिक ऊर्जा वाला नाभिक। क्लियर? तो उत्तेजित नाभिक को हम हमेशा स्टार लगा के व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? स्टार लगा के। और मूल नाभिक को सीधे ही व्यक्त किया जाता है। तो समझिए, हमने ये पढ़ा कि जब अल्फा डीके होता है या बीटा डीके होता है तो किसी एक नाभिक से दूसरा नाभिक बनता है और बनने वाले नाभिक की ऊर्जा कम होती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक्स नाभिक है और इससे कोई वाई नाभिक बनता है, तो इस वाई नाभिक की ऊर्जा कम होती है क्योंकि इस प्रोसेस में कुछ ऊर्जा निकल जाती है। लेकिन कभी कभार ये बनने वाले नाभिक की ऊर्जा जितनी होनी चाहिए थी उससे थोड़ी ज़्यादा रह जाती है, तो इस नाभिक को हम उत्तेजित नाभिक कहते हैं और इसे स्टार लगाकर व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? स्टार लगाकर। तो उत्तेजित नाभिक जो है वो अपनी ऊर्जा को वापस कम करता है। कैसे कम करता है? गामा विकिरणों का उत्सर्जन करके, उच्च ऊर्जा के फोटॉन्स का उत्सर्जन करके ये उत्तेजित नाभिक अपनी ऊर्जा को कम करता है, और इसी प्रोसेस को हम गामा क्षय कहते हैं। क्या कहा मैंने? कि जब भी उत्तेजित नाभिक अपनी ऊर्जा कम करने के लिए उच्च ऊर्जा के फोटॉन्स को उत्सर्जित करता है तो इसी प्रकार की प्रोसेस को हम गामा क्षय कहते हैं। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे अपन? देख लीजिए इसकी डेफिनेशन। तो इसको हम डेफिनेशन देंगे अगर, तो डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे? जब कोई उत्तेजित नाभिक मूल अवस्था में संक्रमण करता है तो मूल अवस्था में संक्रमण करता है तो उच्च ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करता है। उच्च ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करता है। यह घटना गामा क्षय कहलाती है। ठीक है, तो ये घटना गामा क्षय आपको लग रहा होगा जैसे इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं, फोटोन रिलीज करता है, वैसे ही ये भी है। फर्क केवल इतना है कि उसमें ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, जबकि इसमें ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है? तो इसमें परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक यानी Z एवं द्रव्यमान संख्या यानी A, परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या A दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों अपरिवर्तित रहती है, दोनों अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, और मैं बता चुका कि उत्तेजित नाभिक को हम स्टार लगाकर व्यक्त करते हैं। तो इस प्रोसेस को अगर इक्वेशन में लिखे तो कैसे लिखेंगे? किसी भी नाभिक को लिखा जाता है ZXA से, चूंकि ये उत्तेजित नाभिक है तो इसको स्टार लगाकर व्यक्त करेंगे। तो स्टार को मैं रेड से बना देता हूँ सो दैट यू कैन क्लियरली सी।
तो ये मान लेते हैं उत्तेजित नाभिक है। तो ये उत्तेजित नाभिक क्या करेगा, गामा क्षय करेगा। गामा क्षय का मतलब है उच्च ऊर्जा का फोटोन रिलीज करेगा। तो गामा डीके के दौरान उच्च ऊर्जा का फोटोन रिलीज करेगा। उच्च ऊर्जा के फोटोन रिलीज करने से न तो परमाणु क्रमांक बदलेगा ना द्रव्यमान संख्या, तो ये Z का Z ही रहेगा, मतलब ये एलिमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा और गामा विकिरण उत्सर्जित होगी। इसके साथ विघटन की बहुत सारी क्या ऊर्जा रिलीज होगी। ये सारी की सारी ऊर्जा मोस्ट रूप से गामा विकिरणों को ही मिलेगी। अब मेन डिफरेंस क्या है कि परमाणु में ऊर्जा स्तर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के होते हैं उनकी ऊर्जा, जबकि नाभिक के ऊर्जा स्तर जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर के होते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं परमाणुीय ऊर्जा स्तर, परमाणुीय ऊर्जा स्तर की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। किसी भी परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा स्तर जो है, नाभिकीय ऊर्जा स्तर की ऊर्जा वो हमेशा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ ही हमने ये देखा कि मोस्टली उत्तेजित नाभिक कब बनता है, मोस्टली उत्तेजित नाभिक आफ्टर बीटा या अल्फा डीके के बाद ही बनता है। तो इस पूरी प्रोसेस को गामा क्षय कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं, गामा क्षय। ठीक है, अब अगर हम इसके एक एग्जांपल की बात कर लें तो हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम बनने की जो प्रोसेस है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो वो देख लेते हैं मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम बनने की प्रोसेस। देखिए इसको रफ कर देता हूं मैं, चलिए रफ नहीं करता, यहीं पे लिख देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास मैग्नीशियम है, चलो रफ ही कर देते हैं इसको, ये लिख ही चुके हैं, रफ कर देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास मैग्नीशियम है जो 12 होता है एटॉमिक नंबर, सो 12 मैग्नीशियम 27। और यहाँ पर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की 3 ऊर्जा स्तर की अपन बात कर लेते हैं। ये मूल ऊर्जा स्तर है, इसका मूल स्तर, ये इसका प्रथम ऊर्जा स्तर जो 0.833 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का है, और ये मान लेते हैं 1.0115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा स्तर का है। और ये किसके हैं, ये एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम 13 एल्यूमिनियम 27। समझिए, यहाँ पर हम मानते हैं कि बीटा क्षय होता है। किस प्रकार से बीटा क्षय होता है, कि 12 मैग्नीशियम 27 में से बीटा क्षय होता है। बीटा क्षय की प्रोसेस में क्या होता है, परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा, मतलब ये बनेगा 13 एल्यूमिनियम 27, साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो और विघटन की ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, जब 12 एल्यूमिनियम 27 में से अल्फा डीके होता, बीटा डीके होता है, तो इस प्रोसेस में एल्यूमिनियम बनता है। लेकिन यहाँ पे ये जो एल्यूमिनियम बनता है, ये एल्यूमिनियम उत्तेजित अवस्था में होता है। उत्तेजित अवस्था से मेरा मतलब है कि इसमें से जितनी ऊर्जा निकलनी चाहिए थी उतनी ऊर्जा नहीं निकल पाती है। तो होता क्या प्रोसेस, समझिए कि मैग्नीशियम से क्या बनता है, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम बनता है। तो इस प्रोसेस में जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा इन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर है। अब ये जो एल्यूमिनियम बना है, इस एल्यूमिनियम में ये उत्तेजित अवस्था में, मतलब इसकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये वापस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा। तो 2 प्रकार की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में आए, या फिर इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में आए। तो इस दोनों ही प्रोसेस में ये गामा विकिरणों का उत्सर्जन करेगा, गामा 1 और गामा 2। तो इस प्रकार से गामा डीके होता है या गामा क्षय होता है। क्लियर है गाइस? तो ये दोनों प्रोसेस मैं आपको बता चुका किस प्रकार से होगा। या तो एल्यूमिनियम जो है वो अपने ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से दूसरे वाले ऊर्जा स्तर में आएगा, या ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से तीसरे वाले ऊर्जा स्तर में या मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमित करेगा। क्लियर गाइस? चलिए ठीक है, इसको थोड़ा अगर व्यवस्थित लिखें तो हम इसको यहाँ पे एनर्जी रिलीज के लिए नहीं बनाते हैं। ये मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम बना और ये इस उत्तेजित अवस्था में, तो इस उत्तेजित अवस्था से ये मूल ऊर्जा स्तर में यहाँ से जा सकता है, या फिर सीधा मूल ऊर्जा स्तर में जा सकता है, या फिर एल्यूमिनियम जो है वो सीधे ही
इस उत्तेजित अवस्था में न बन के एल्यूमिनियम इस वाली उत्तेजित अवस्था में आ सके, है ना, ये वाली कंडीशन। तो यहां से मैं इस ऊर्जा स्तर को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। मान लेते हैं कि मैग्नीशियम से बीटा डीके के बाद एल्यूमिनियम बना और एल्यूमिनियम की ऊर्जा स्तर यहाँ पर है, तो इस स्थिति में ये कहाँ से कहाँ संक्रमण करेगा, इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा, इस तरह से। तो कितने प्रकार की बीटा गामा विकिरणों का उत्सर्जन हो सकता है, यहाँ से यहाँ अगर करेगा तो मान लेते हैं गामा 1, यहाँ से यहाँ करता है तो मान लेते हैं गामा 2, और यहाँ से यहाँ करता है तो मान लेते हैं गामा 3। प्रोसेस पूरी समझिए। जब मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम बनता है तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम बनने में ये एल्यूमिनियम पहले इस ऊर्जा स्तर में हो, मतलब सबसे ज़्यादा उत्तेजित ऊर्जा स्तर, तो यहाँ से ये इस ऊर्जा स्तर में आएगा तब भी एक गामा विकिरण उत्सर्जित करेगा, यहाँ से ये मूल ऊर्जा स्तर में आएगा तब भी एक गामा विकिरण उत्सर्जित करेगा। या फिर मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम सीधे इस ऊर्जा स्तर वाले इस उत्तेजित अवस्था में बने, तो यहाँ से जब ये मूल ऊर्जा स्तर में जाएगा तब इस प्रकार की गामा विकिरण का उत्सर्जन करेगा। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है गामा क्षय। तो हमने आज के सेशन में न्यूट्रिनो की परिकल्पना के बारे में डिस्कस किया और साथ ही गामा क्षय के बारे में डिस्कस किया। इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।